डियर फ्रेंड्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सी आर अमीना की ओर से बी पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान के लिए अपना जो विषय है वो है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की प्रमुख कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इस पर मैं व्याख्यान दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था, पिछली कविताओं में बतलाया था कि सुमित्रानंदन पंत छायावादी साहित्यकारों में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के प्रति ये बहुत ही कोमलतम और मार्मिक भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, मधुरतम भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। उसी कड़ी या उसी प्रकार की विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने ये कविता लिखी है, पर्वत प्रदेश में पावस। अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का जो वर्षा का मौसम होता है, वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है वो किस प्रकार से सुहावना लगता है, उसमें कैसी प्राकृतिक छटा का साहित्यकार एहसास करता है, उन्हीं का इसमें वर्णन किया है। साहित्यकार कहते हैं, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि पावस ऋतु थी, अर्थात बरसात ऋतु का मौसम था। पर्वत प्रदेश, जिस पर्वत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ का मैंने जो क्षेत्र देखा मामला वो था, वहाँ बरसात ऋतु में वो पहाड़ी क्षेत्र किस प्रकार उसका नज़ारा कैसा लगता है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मैंने देखा कि जब वहाँ बरसात की ऋतु थी तो जो प्रकृति थी पहाड़ी क्षेत्र की, वो पल पल अपना एक तरह से वेश बदल रही थी। ऐसा साहित्यकार इसलिए कहता है कि जैसे जैसे इस पहाड़ी प्रदेश में धरती पर कहीं भी बरसात होती है तो धीरे धीरे सूखी जो प्रकृति है वो अंकुरित होने लगती है और दिन रात वो अंकुरित होकर के बढ़ने लग जाती है, वनस्पतियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसा साहित्यकार ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पल पल वहाँ की प्रकृति परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। मेखलाकार पर्वत अपार। साहित्यकार कहता है कि मैंने जब बरसात ऋतु में निहारा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ के जो पर्वत हैं वो बहुत एकदम मेखला आकार नजर आते हैं। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। तो मैंने सहस्त्र अर्थात मैंने अपने हजारों सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, तो मैंने वहां अपने नेत्रों से क्या देखा, हजारों फूलों को फाड़ यानी खिलते हुए देखा। अवलोक रहा है बार बार, अर्थात मेरे जो नेत्र हैं वह हजारों फूलों को बार बार एक तरह से अवलोकन कर रहा है। नीचे जल में निज महाकार, और नीचे जल था, जो पहाड़ों के नीचे जो जल बह रहा था या भरा हुआ था, वहां वो अपनी परछाई को देख रहा था और उसमें वो प्राकृतिक सौंदर्य भी, पहाड़ों का जो प्राकृतिक सौंदर्य था उस जल में बहुत ही भव्यता के साथ सुंदरता के साथ प्रतीत हो रहा था। जिसके चरणों में पला ताल, अर्थात उस पर्वत के चरणों में यानी पर्वत के बिल्कुल पास में पानी से भरा हुआ जलाशय था, यानी तालाब बना हुआ था जो पानी से भरा हुआ था, वो लहरा रहा था। दर्पण सा फैला है विशाल, अर्थात दर्पण सा, यहाँ साहित्यकार उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहा है। दर्पण सा यानी दर्पण के समान, शीशे के समान वह तालाब वहाँ भरा हुआ, और जिसमें उस पहाड़ की जो छवि थी, जो पहाड़ का जो प्रतिबिंब था, उसमें दर्पण की तरह नजर आ रहा था। गिरी का गौरव गा गाकर झरझर। गिरी मानी पर्वत की जो गौरव गाथा थी वो इस रूप में हमें अभिव्यक्त हो रही थी कि मानो पर्वत बरसात के मौसम में पहाड़ों से जो पानी झरनों के रूप में झर रहा था, बह रहा था, वो मानो वो झरने पहाड़ों की गौरव गाथाओं का बखान कर रहे थे। मद में नस नस उत्तेजित कर, और ऐसा लग रहा था जैसे मद मस्त होकर के वो प्रत्येक नस नस में उत्तेजना भर रहे थे, या उत्तेजनाओं के साथ वह अभिव्यक्ति दे रहे थे।
मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं धागे झर निर्झर। और इतना ही नहीं, साहित्यकार ये कहना चाहता है जैसे मोतियों की जो लड़ियां थी से, यानी उनके समान, से भी यहाँ उपालंकार है, उनके समान सुंदरतम रूप में झरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और साथ ऐसा लगता है झाग भरे निर्झर, और उन झरनों में जो पानी बह रहा था वो झागों के साथ बहता हुआ बड़ा ही मनोहारी प्रतीत हो रहा था, सुंदर प्रतीत हो रहा था। गिरिवर के उर से उठ उठकर, इतना ही नहीं, गिरिवर अर्थात जो पहाड़ हैं उनके हृदय से, हृदय स्थल से उठ करके उच्चांकाओं से तरुवर, और उनके अंदर भरी हुई जो श्रेष्ठतम जो भावनाएं थी, आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उनके समान तरुवर अर्थात जो श्रेष्ठ पेड़ थे, अच्छे पेड़ थे, तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर। मानो वो बिना किसी आवाज किए हुए वो पेड़ चुपचाप स्तब्ध होकर के शांत भाव से आसमान की तरफ देख रहे हों। अनिमेष, अनिमेष माने बिल्कुल अपलक दृष्टि से, टकटकी लगा करके, बिना पलके झपकाए, अटल अर्थात वो पर्वत अटल स्थिर रूप में कुछ चिंता पर, साहित्यकार कहता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चिंता में डूबा हुआ सा वो प्रतीत हो रहा था। उड़ गया अचानक लोभ उदर, फड़का अपार वारिद के पर। साहित्यकार आगे कहता है कि उड़ गया अचानक लोभ उदर, ऐसे लगा कि जैसे जो उदर है, जो पर्वत है, वह जैसे चुपचाप ही उड़ गया हो। फड़का अपार वारिद के पर, और वो वारिद मानी बादल, मानो मानो वो बादलों के पास जाकर के फड़के हो, यानी फड़फड़ाए हो। अवशेष रह गए निर्जर, अब तो केवल उन पहाड़ों में बहने वाले जो झरने थे उन्हीं की आवाज आ रही थी, अर्थात वही मात्र हमें सुनाई पड़ रही थी, रोमानी आवाज है। टूट पड़ा ऊपर अंबर, इतना ही नहीं, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ इतने ऊंचे थे, वो पहाड़ इतने ऊंचे थे, अर्थात वो गगनचुंबी जैसे प्रतीत हो रहे थे, वैसे लग रहे थे जैसे आसमान का स्पर्श करने जा रहे हों। और टूट पड़ा ऊपर अंबर, उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान ही इस पृथ्वी पर टूट करके आ गिरा हो। बरसात के मौसम की बात है ना, इसलिए 10 गए धरा में सबे साल। आगे साहित्यकार कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी वो मानो तेज बरसात के कारण, प्रवाह के कारण मानो धरा में ही धंसते चले गए। उठ रहा धुआं, जल गया ताल, और ऐसा लगता है, जैसे साहित्यकार कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे धुआं उठ रहा हो और स्वयं तलैया ही, जो ताल तलैये थे वही जल गए हों। यूं जलद यान में विचर विचर, जलद मानी बादल, बादल रूपी यान में मानो विचर विचर मानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर रहे थे। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, अर्थात बादल इधर से उधर गर्जना करते हुए घनघोर वर्षा कर रहे थे। उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके, उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके साहित्यकार कह रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र भगवान या इंद्र देवता अपना इंद्रजाल कर रहा हो, कोई जादू कर रहा हो। इंद्रजाल होने का अर्थ यहाँ मुहावरा है और उसका अर्थ होता है जादू करना। वह सरला उस गिरी को कहती थी बादल घर, अर्थात वो सरला नाम की जो औरत थी वो उस गिरी को, उस पर्वत को ही क्या कहती थी कि ये तो बादलों का ही घर है, यानी बादल ही एक तरह से यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि वो जो पहाड़ थे वो बहुत ऊंचे थे और उन पे जो बड़े बड़े जो वो बादल थे, जब वो मंडराते रहते थे उनको देखकर कैसा लगता था कि ये बादलों का ही एक तरह से घर है, बादल यही निवास करते हैं। इस तरह मेरे चित्र हृदय को, साहित्यकार कहता है, इस तरह से मेरे चित्रकार रूपी हृदय को बाह्य बनी चमत्कृत चित्र थी। बाह्य प्रकृति बनी अर्थात जो बाहरी प्रकृति थी वो मानो मेरे लिए चमत्कृत चित्र के समान थी। सरल सहसव की सुखद सुधी सी वही। आगे साहित्यकार कहता है कि सरल
बहुत सरल थी, शैशव अर्थात शैशव अवस्था वाली थी, कि सुखद सुधी सी अर्थात अमृत के समान, यहां भी उपमा अलंकार है, सुधी सी अमृत के समान सुख देने वाली के समान प्रतीत हो रही थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, अर्थात वह छोटी सी बालिका थी, वह मानो मेरी मनोरम अर्थात मन को अच्छी लगने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली एक बालिका के समान, बालिका मेरे मित्र के समान थी। इस प्रकार से इस छोटी सी कविता में पर्वत प्रदेश में पावस यानी पर्वत जो प्रदेश था, वहाँ वर्षा ऋतु का जो प्राकृतिक दृश्य था उसका साहित्यकार ने बहुत ही मनोहारी, अलंकारी शैली में चित्रण किया, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से व्याख्यात्मक शैली में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज के व्याख्यान के लिए इतना ही। इस व्याख्यान के पश्चात प्रोफेसर सियाराम आपको दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।